बच्चों अभी तक हमने स्टडी किया था यानी कि काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में हमने यानी कि ए और टी का रिलेशन देखा, वी और टी का रिलेशन देखा, एक्स और टी का रिलेशन देखा, और यहाँ पर ए और एक्स का रिलेशन और वी और एक्स का रिलेशन, ये हमने 5 रिलेशन देखे। फिर हमने एनर्जी की बात करी थी। एनर्जी एनर्जी यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का सम यानी कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसको हमने फंक्शन ऑफ टाइम में भी देखा और मैकेनिकल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स में भी देखा। तो ये चीजें हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम। यहां पर हम फोर्स रिलेटेड बात करेंगे और किस किस सिस्टम में एसएचएम एग्जीक्यूट होता है ये हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में यानी कि हमें जो एसएचएम के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमें यहां पर ये स्प्रिंग मास सिस्टम में ये इक्वेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जिससे एक मास अटैच है m। उसको अगर आप x डिस्प्लेस करते हो तो यहां पर आप देखेंगे स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस के टाइम्स एक्स एंड वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां पर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ओके, ये हो जाएगा। और के बाई एम आपके पास ये मिल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम, यहां से मिल जाएगा। और टाइम पीरियड बच्चों इस केस में क्या होता है, रूट टू बाई ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m by k. m is the mass of this particle and k is the spring constant. तो यहां पर ये हमें सबसे इजीएस्ट फॉर्म जिसमें एसएचएम एग्जीक्यूट होता है। तो बच्चों टाइम पीरियड आप देखेंगे सिर्फ मास पर डिपेंड कर रहा है और के पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और यहां पर आप स्प्रिंग मास सिस्टम में एम्पलीट्यूड नहीं बता सकते। एक्चुअली एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा कि आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया किसी ए डिस्टेंस से और वहां से रिलीज कर दिया। तो जब रिलीज करेंगे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और ये पोजीशन क्या बन जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन जहां से रिलीज करेंगे फिर ये मीन पोजीशन होगी क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन होगी। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्योंकि यहां पर टोटल फोर्स जीरो है, स्प्रिंग फोर्स जीरो होगी। जितना हम इसको स्ट्रेच करेंगे ये माइनस ए इतना ही एम्पलीट्यूड कंप्रेशन में जाएगा, क्योंकि इनिशियल आपकी जो एनर्जी थी वो वापस किस में चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। पहले देखेंगे अगर आपने इसको ए एलोंगेट किया है तो आपके पास ये ए एलोंगेशन आएगा और आपकी एनर्जी जो स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर होगी। ओके, जब ये कंप्रेस होके यहां पर आएगा ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर में। देन क्या होगा, इसके पास एक वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट और इस वेलोसिटी की वजह से इसमें कंप्रेशन आएगा और जितना एलोंगेशन हुआ था उतना ही कंप्रेशन आएगा क्योंकि फाइनली यहां पर वेलोसिटी अगेन इसकी जीरो हो जाएगी और इसके अंदर कंप्रेशन के टाइम जो एनर्जी होगी वो अगेन हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो जितना आपने एलोंगेट किया था उतना ही इसमें कंप्रेशन आएगा और ये कंप्रेशन आने के बाद फिर इसमें स्प्रिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और नेचुरल लेंथ यानी कि नेचुरल लेंथ को एज ए मीन पोजीशन कंसीडर करते हुए ये ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा पार्टिकल, यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशन होगा इसका। तो ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एसएचएम। एसएचएम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, तो बच्चों सबसे पहले है हमारी फोर्स क्या होनी चाहिए, माइनस टाइम्स के टाइम्स, यानी कि आपकी जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होनी चाहिए। अदरवाइज आप इसको पोटेंशियल एनर्जी को यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म ये आ जाएगा। ओके, तो यहां पर आपकी जो फोर्स है
कैसी होनी चाहिए यहां पर ये फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी तभी लिख सकते हैं जब आपकी फोर्स कंजर्वेटिव होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका एसएचएम नहीं हो सकता, कंजर्वेटिव फोर्स होगी ये होगी। और इसके अंदर जो u है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है जो यहां पर आएगा। और ये इक्वेशन आप देखोगे ये कब बनती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर बनती है। और आपको अगर याद होगा आपने हमने एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। और जहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी यहां पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर, यानी कि डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ विच विल बी इक्वल टू जीरो। डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि ये जीरो होगी, इसका स्लोप जीरो होगा। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर फोर्स जीरो होगी इस पॉइंट पर, जहां पर यू मिनिमम है, जहां पर यू मिनिमम है वहां पर क्या होगी, फोर्स जीरो होगी। तो ये पॉइंट आपका मीन पोजीशन होगा जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, यू मिनिमम इंप्लाइज मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ इक्वल्स टू जीरो। जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो मीन पोजीशन होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, और बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कहीं से नहीं मेजर करना है। ये डिस्प्लेसमेंट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन होता है। आप ऑरिजिन कहीं पर कंसीडर कर ले, लेकिन आपको जो डिस्प्लेसमेंट लेना है कंसीडरिंग ऑरिजिन एट द मीन पोजीशन, ये कंसीडर करते हुए लेना है। देन वन नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी एनर्जी लॉस करने वाली कोई भी रिटार्डिंग फोर्स टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप से सिस्टम की एनर्जी में लॉस नहीं होना चाहिए। टोटल एनर्जी कांस्टेंट हमने बात की थी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारी क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वो क्या होगा, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर स्प्रिंग को वर्टिकल पोजीशन में कंसीडर कर लेते हैं, लेट से दिस इज अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड दिस इज अटैच्ड विद ब्लॉक ऑफ मास m इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में इसको अटैच कर दिया है। तो इनिशियली इट इज एट नेचुरल लेंथ, ये आपकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। तो नेचुरल लेंथ पर आप देखेंगे इनिशियली इनिशियली इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इनिशियली एनर्जी नहीं है, और आप फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो यहां पर mg लगेगा। सो दिस, इसको मैं कुछ वन मार्क कर देते हैं, दिस वन इज नॉट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये पोजीशन नेचुरल लेंथ डज नॉट करस्पॉन्ड्स टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम आप कैसे देखेंगे कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, यानी कि इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स जीरो है, कोई स्प्रिंग का फोर्स नहीं है। तो पहले तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि इसका एक्स नॉट एलोंगेशन होगा। एक्स नॉट एलोंगेशन होने के बाद ऊपर की तरफ फोर्स होगी, यानी कि यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप कंसीडर करें पोजीशन 2 पर, तो ऊपर की तरफ upward force will be kx naught, downward force will be mg, and you will see at equilibrium k naught minus mg must be 0 and x naught will be mg by k। इस तरह से आपको x naught मिल जाएगा। तो ये x naught आ गया है। तो बच्चों ये आपकी हो गई है मीन पोजीशन, इसको याद करो, दिस इज योर मीन पोजीशन, ये आपकी मीन पोजीशन होगी, दिस इज योर मीन पोजीशन। अब आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है वो इस मीन पोजीशन के कंसीडर करना है, नेचुरल लेंथ पर कोई भी कंसीडरेशन नहीं होगी। अब यहां पर देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद अगर इसमें आपने एक्स एलोंगेशन कर दिया, अगर इसमें एलोंगेशन एक्स हो गया, तो आप देखो स्प्रिंग के अंदर कितना एलोंगेशन हो गया, एक्स नॉट ऑलरेडी था और एक्स ऑफ आपने एडिशनल और कर दिया। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अब इसकी डायनेमिक्स में देखें, अगर हम फोर्स को देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी
के एक्स प्लस एक्स नॉट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी mg होगी। तो हम इस केस में हम फोर्स को लिख सकते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल्स टू, अपवर्ड में ज्यादा होगी क्योंकि के एक्स नॉट यहां पर इक्विलिब्रियम था, आपने इसको फिर से एलोंगेट कर दिया, कितना डिस्टेंस x डिस्प्लेस कर दिया, तो एलोंगेशन एक्सीड कर दिया, यानी कि ये वाली फोर्स एक्सीड कर जाएगी mg को। तो टोटल आपकी अपवर्ड फोर्स होगी के एक्स प्लस एक्स नॉट। ओके, अपवर्ड फोर्स बोलते हैं, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, माइनस mg, माइनस mg, तो ये अपवर्ड फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे ये डाउनवर्ड है, ये वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं। तो आप इसको फर्दर आप देखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी, और आप इसी इक्वेशन से देखेंगे कि के एक्स नॉट और एम जी दोनों बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो फोर्स आई है विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से ये लिख जाएगा। तो आपको ये आगे फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स के एक्स, यानी कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से अगर आप एक्स डिस्प्लेस करोगे तो यहां पर जो फोर्स लगेगी, नेट फोर्स क्या लगेगी, माइनस टाइम्स के एक्स, और यहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसीलिए इस केस में भी इन वर्टिकल पोजीशन ऑल्सो, तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और अगेन इस केस में आपका ओमेगा हो जाएगा √k/m, तो यहां पर ये 1/ओमेगा विल बी m/k। तो यहां पर ये देखा आपने कि अगर यहां पर इस फोर्स को, यानी कि स्प्रिंग को आप हॉरिजेंटल की बजाय अगर वर्टिकल भी करते हैं तो एक एडिशनल फोर्स आ जाती है mg। mg इज ए कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स से क्या होता है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है, बट इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। तो टाइम पीरियड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी को आप कुछ इस तरह से कंसीडर कर लें, यानी कि आपके पास ये इंक्लाइन प्लेन है और ये कुछ एंगल थीटा है, और यहां पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, आपके स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और ब्लॉक का मास m। तो बच्चों, क्योंकि ये इंक्लिनेशन से चेंज नहीं होता है, तो यहां पर भी आप सीधे लिख सकते हो विदाउट एनी अनदर थॉट, आप इसका लिखोगे टाइम पीरियड विल बी नथिंग बट √m/k। क्योंकि ये इंक्लिनेशन वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में सेम रहा था, तो किसी भी एंगल पर भी सेम होगा, बस चेंज ये होगा कि यहां पर अब नेचुरल लेंथ पर इसकी मीन पोजीशन नहीं होगी। इसकी मीन पोजीशन हम कैसे लिख सकते हैं, लेट से ये कुछ एक्स नॉट एलोंगेट होगा, और इस केस में डाउनवर्ड फोर्स होगी mg साइन थीटा, और अपवर्ड फोर्स होगी के एक्स नॉट। तो मीन पोजीशन को लिए हम लिख सकते हैं के एक्स नॉट इक्वल टू mg साइन थीटा, और x नॉट विल बी mg साइन थीटा बाई के। ये आपकी जस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज आ जाएगा, नथिंग एल्स। बच्चों, एसएचएम के डायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इज म्यू, यानी कि ये दो ब्लॉक दिए हुए हैं, दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दिया हुआ है। द हॉरिजेंटल प्लेन इज स्मूथ, और यहां का म्यू आपका 0 है। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछा हुआ है। बी पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एक्स। तो यानी कि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पूछी हुई है जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। सी पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द लोअर ब्लॉक, यानी कि यहां पर अगर स्लिपिंग नहीं हो सकती है तो उसके लिए उस कंडीशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है। ये तीन चीज हमें पूछी हुई है। तो बच्चों, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे ये आपने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड देखो, अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्स हो जाएगी।
और अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो देयर इज ए नो स्लिपिंग बिटवीन, नो स्लिपिंग बिटवीन दी ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं है। जो फ्रिक्शनल होएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। तो हम दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं जिसका मास हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये मास हो जाएगा। तो सिंपली आप टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हो, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ टोटल मास यानी कि स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई के। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ये दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी अगर ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस्ड है, ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस्ड। तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, बी पार्ट में सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप ऐसे देख सकते हो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास के अपॉन टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस के स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये टोटल मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है। तो अब ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर एक्सेलरेशन इधर है तो अपर ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, क्योंकि अपर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ड्यू टू जस्ट फ्रिक्शन। देखो लोअर ब्लॉक में तो स्प्रिंग अटैच है, लेकिन अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं, अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसके साथ अगर ये मूव कर रहा है तो यहां पर ये इसको फ्रिक्शन मूव कराएगा। तो अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन लेफ्ट में होगी और डाउन लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन राइट में होगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज, फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक कैन बी रिटन एज, या बिटवीन द ब्लॉक्स कैन बी रिटन एज एफ इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि हमको इसका एक्सेलरेशन पता है तो इसके फोर्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द अपर ब्लॉक इज द फ्रिक्शन। तो यहां से सिंपली आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करें m, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, k स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आपका इंटू x, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। तो बी पार्ट का ये आपको आंसर हो जाएगा, दैट इज m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M k इंटू x, ये आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में पूछा हुआ है कि क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो यहां पर अब थर्ड पार्ट में अगर हम सी पार्ट में देखें तो सी पार्ट में हमने फ्रिक्शन लिखा है, दैट इज एम के ओवर एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स। ओके, दिस मस्ट बी लेस देन म्यू एन, और एन की वैल्यू दोनों ब्लॉक्स के बीच में एम जी होगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं दैट इज स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू के एक्स मस्ट बी लेस देन म्यू स्मॉल एम जी, ये होना चाहिए। यानी कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर आपकी म्यू एम जी से कम होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। अब यहां से आप देखेंगे दिस एम विल गेट कैंसिल्ड। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x मस्ट बी लेस देन म्यू जी इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम बाई के, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपके x की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए। तो x क्या हो सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो सकता है, यानी कि आपका जो मैक्सिमम x है एम्पलीट्यूड आपका इस वैल्यू से कम होना चाहिए, म्यू जी अपॉन एम प्लस एम बाई के। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ए कैन बी इक्वल्स टू म्यू स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू जी बाई के। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड अगर हुआ, तो आपके फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन एट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ए अगर x इक्वल्स टू कैपिटल ए रखेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, म्यू एम जी। ये वैल्यू फ्रिक्शन की आ जाएगी कि अगर आपने इसको a रखा तो ये आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एम जी के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से आप डी पार्ट का आंसर भी निकाल सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए स्टेशनरी एलिवेटर through a spring constant K, and suddenly the cable breaks, elevator starts free falling. Show that the block now execute as such m with amplitude of this in the elevator. Okay, तो आपको ये बताया हुआ है कि एक एलिवेटर के अंदर एक स्प्रिंग कांस्टेंट K से a mass is suspended। तो आप देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, यहां पर अगर इसमें एलोंगेशन एक्स नॉट है और नीचे की तरफ आपकी फोर्स होगी mg, तो एट इक्विलिब्रियम एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 और एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg बाई के। दिस विल बी द इनिशियल elongation in spring, यानी कि स्टार्टिंग में जब एलिवेटर की ये केबल ब्रेक नहीं हुई है तब इसमें एलोंगेशन होगा एक्स नॉट और इसकी वैल्यू होगी एम जी बाई के। तो हम यहां पर बात करते हैं जस्ट आफ्टर द केबल ब्रेक्स, यानी कि टी इक्वल्स टू 0+। टी 0+ पर क्या होगा, सो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये स्प्रिंग, ओके, यहां पर mg फोर्स रहेगी। अब ये फ्री फॉल हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे g होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर देखेंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग किसके अटैच है, एलिवेटर से। तो यहां पर एक स्यूडो फोर्स लगेगी दैट इज m इंटू ए, एंड ए इज इक्वल टू जी। यहां पर फोर्स लगेगी और इसको आप मान लेते हैं नेचुरल लेंथ, और ये आपका इनिशियली एलोंगेशन होगा। तो अब आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आप देखेंगे, नाउ एम ए एम जी माइनस एम ए माइनस के एक्स इक्वल्स टू फोर्स। तो एम ए और एम जी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए इक्वल्स टू जी है, तो फोर्स अपनी आ जाएगी माइनस के एक्स के बराबर। और स्टार्टिंग में आप देखोगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। नाउ द वेलोसिटी इज 0, सो इट विल बिहेव लाइक ए एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसका मीन पोजीशन चेंज हो गया, पहले मीन पोजीशन ये था, लेकिन जैसे ये फ्री फॉल होगा तो स्यूडो फोर्स की वजह से एक अपवर्ड फोर्स होगा विच विल बैलेंस द mg। नाउ द मीन पोजीशन विल बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स देखो ऊपर की तरफ kx लगा हुआ है। तो अगर हम नेचुरल लेंथ पर आएंगे तो एम ए और एम जी बैलेंस हो जाएंगे और के एक्स भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नेचुरल लेंथ पर आपकी क्या होगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो ये आपका मीन पोजीशन होगा। अब यहां पर देखेंगे मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसका एलोंगेशन कितना है, एक्स नॉट है, और इस पोजीशन पर इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, velocity will be 0. So at the time when its velocity will be 0, so this displacement will be considered the extreme displacement। ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। तो हम इस केस में बोल सकते हैं द एम्पलीट्यूड विल बी लाइक एक्स नॉट विच विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई के। अब ये पार्टिकल इस मीन पोजीशन के अबाउट एम जी बाई के डाउनवर्ड जाएगा और एम जी बाई के अपवर्ड भी जाएगा। तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर देखें तो यहां पर दिया हुआ है, लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर कोलाइड्स इनइलास्टिकली with the right block and stick to it. Find the amplitude of the resulting SHM।
यानी कि ये दोनों ब्लॉक सेम मास के दिए हुए हैं, ये इनइलास्टिकली कोलाइड करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन द टाइम इज डेल्टा टी, impulse due to spring force, spring will be negligible, will be negligible। यानी कि कितना होगा, आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, ठीक है, तो विल बी एफ डेल्टा टी एंड इट इज ए कांस्टेंट फोर्स, इट टेंड्स टू जीरो, तो जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम विल बी कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा तो हम बोल सकते हैं दैट इज m इंटू वी आफ्टर कोलिजन विल बी m प्लस m इंटू वी प्राइम, वेयर यू विल गेट v प्राइम विल बी इक्वल टू v बाई टू, यानी कि इनकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। सो इट विल बी एट natural length the mass will be equals to 2m and velocity of the system is v by 2। यानी कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए v max, ये होती है v max। ओके, हमने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड v max कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड, ओके, विच इज गिवन बाई v बाई 2। और ओमेगा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, k अपॉन टोटल मास का रूट, ये आपका ओमेगा होगा। तो आप एम्पलीट्यूड यहां से निकाल सकते हैं, योर एम्पलीट्यूड v बाई 2 इंटू ओमेगा विल बी रूट k बाई 2m इंटू एम्पलीट्यूड। So you will get amplitude equals to 2m over k का रूट इंटू v बाई 2, ये आपका SHM का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया है, और फिर हमने जो मीन पोजीशन पर है जो वेलोसिटी आई है उसको हमने मैक्सिमम वेलोसिटी से कंपेयर कर दिया है। तो ओमेगा तो हमें क्या मिल जाता है, के और मास के टर्म में मिल जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM मिल जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है द स्प्रिंग एंड पुली शोन इन फिगर आर लाइट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास m। यानी कि एक एंड पर आपको स्प्रिंग कनेक्ट की हुई है, दूसरे एंड पर स्ट्रिंग से आपने एक मास कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर इसका टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो पहले हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप क्या देखेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगी। तो हम बोल सकते हैं T माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, यानी कि T की वैल्यू आपकी mg हो जाएगी, T इक्वल्स टू mg। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ T होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स हम बोल सकते हैं के एक्स नॉट माइनस टेंशन इक्वल्स टू 0, तो टेंशन इक्वल्स टू के एक्स नॉट आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू एम जी बाई के आ जाएगी, यानी कि हमने एम जी और के एक्स नॉट को इक्वेट कर दिया, के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा और के एक्स नॉट की वैल्यू एक्स नॉट की वैल्यू एम जी बाई के आ जाएगी। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में, दिस इज द elongation in the spring at mean position बोल सकते हैं आप इसको, मीन पोजीशन में इसका elongation होगा। बच्चों फर्दर लेट से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और फर्दर इसको आपने अगर x डिस्प्लेस कर दिया, आपने इसको नीचे की तरफ x डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर x आपको फर्दर elongation आ जाएगा। तो आप इस केस में आपके पास यहां पर टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले LHS से अगर आप इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, तो यहां पर टेंशन की वैल्यू, टेंशन विल बी द टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी के एक्स नॉट। अब टेंशन की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, और यहां पर इस ब्लॉक पर टोटल फोर्स रहेगी F विल बी T माइनस एम जी, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड फोर्स होगा, ऊपर की तरफ टेंशन होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एम जी होगा, तो टोटल F यहां पर आ जाएगी। T की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं,
के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी। तो देखो आपने ये देखा, इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन है और हमने फोर्स कहां लिखी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये दोनों ऑपोजिट है। तो यहां पर आपके पास फोर्स की वैल्यू, अपवर्ड फोर्स विल बी के एक्स के बराबर आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिखें तो ये नेगेटिव टाइम्स होगी, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स के एक्स। तो अगेन आपका रिलेशन एफ इक्वल्स टू के एक्स आया है, और आपका a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स आ जाएगा। इसको आप a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू अगेन रूट के बाई एम आएगी, और टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एम बाई के, ये हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये एक होता है फोर्स मेथड। क्या होता है ये? एक फोर्स मेथड। तो बच्चों इसको दूसरे एक मेथड से और करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एनर्जी मेथड। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। एनर्जी मेथड में बच्चों हम क्या करेंगे, एनर्जी मेथड में जैसे हमने यहां पर स्प्रिंग लिए, ये पुली हो गई आपकी, और ये आपने स्प्रिंग कंसीडर कर ली, और ये आपका ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस यानी कि जीरो ले लो, U इक्वल्स टू जीरो। तो किसी भी एलोंगेशन पे, यानी कि अगर इसको x डिस्प्लेस करोगे तो टोटल एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वी विल राइट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की हम टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी बच्चों हमारी कहां होगी, एक तो स्प्रिंग में होगी, तो स्प्रिंग का एलोंगेशन यहां पर x हो चुका होगा, तो टोटल स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन होगा x प्लस एक्स नॉट। तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारी टोटल स्प्रिंग की एनर्जी हो जाएगी। प्लस हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है, माइनस एम जी एक्स। आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, इस पोजीशन पर आपका ब्लॉक जब है तो पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। स्प्रिंग पोटेंशियल, ब्लॉक की पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी और होगी ब्लॉक के पास, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी। और हमने बोला था एसएचएम के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो आना चाहिए। तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि ये पूरी इक्वेशन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आपको यहां आरएचएस में जीरो मिलेगा, और एलएचएस में आपको इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा k बाई टू, और इसको स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 2 टाइम्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट किया है स्क्वायर को, और फिर एक्स नॉट प्लस, तो यहां पर आएगा dx बाई डी टी, एक्स को डिफरेंशिएट किया और एक्स नॉट को डिफरेंशिएट किया जीरो, क्योंकि एक्स नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस एम जी कॉन्स्टेंट है, एक्स को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं, प्लस यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर है, तो ये m बाई टू, और v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v, और यहां पर dv बाई डी टी, और इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। आप इसको आगे लिखेंगे, यानी कि आप टू टू कैंसिल करेंगे, ये आएगा आपके पास k, टू कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स नॉट, dx बाई डी टी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, माइनस एम जी dx बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी, यहां से टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये आपका टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी प्लस एम वी इंटू डी वी बाई डी टी को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इक्वल्स टू जीरो। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी या फिर ये कॉमन आ जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी प्लस एम ए इक्वल्स टू जीरो। और जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लिखा था, के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए इक्वल्स टू जीरो,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल। तो आपको फाइनल इक्वेशन आ जाएगी के एक्स प्लस एम ए इक्वल्स टू 0, और ये वेक्टर फॉर्म में आती है। तो आप यहां से सीधे लिख सकते हैं दैट इज m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये आप डायरेक्ट एनर्जी को डिफरेंशिएट करके इक्वेशन ला सकते हैं। ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम पीरियड आपका 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज m बाई के। इस तरह से भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, two blocks of mass m1 and m2 are connected with a spring of natural length L, spring constant K. The system is lying on a smooth horizontal surface. Initially, the spring is compressed by x naught as shown in the figure. तो यहाँ पर आपको दो ब्लॉक दिए हुए हैं, स्प्रिंग के दी हुई है, और इनिशियली इसको L माइनस एक्स नॉट लेंथ, यानी कि इसको एक्स नॉट कंप्रेस कर दिया गया है। शो दैट द टू ब्लॉक्स विल परफॉर्म SHM अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक। तो बच्चों ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो पहले तो आप देखेंगे कि जो भी स्प्रिंग फोर्स है, आपकी जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होगी वो इंटरनल फोर्स होगी। इट इज ए इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स से पहले तो हम ये कह सकते हैं कि नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, और इनिशियली मोमेंटम क्या है, जीरो है, तो फाइनली भी एट एवरी मोमेंट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। दूसरा हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम जीरो है तो इनफैक्ट वीसीएम जीरो होगी। वीसीएम अगर जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। ये हम सेकंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तो हम मोमेंटम को कांस्टेंट बोल सकते हैं, और इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया जाता है टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ऐसे आपको ये अगर जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगी, और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो उसको लिखा जाता है drcm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये जीरो है तो आपका आरसीएम कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा आरसीएम, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। ओके, इन दो कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। इन दो कंसेप्ट को अप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि व्हेन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम एट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो दोनों पार्टिकल अगर इस पोजीशन पर हैं और स्प्रिंग की लेंथ L यानी कि नेचुरल लेंथ हो गई है, तो आप देखेंगे देयर इज नो एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो यहां पर फोर्स एक्सर्टेड विल बी जीरो। हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट लेट से x2 हुआ है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x1 हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि आरसीएम डेल्टा आरसीएम कैन बी रिटन एज m2x2 माइनस m1x1। ये यानी कि ये अगर x1 पोजीशन जाएगा तो ये x2 पोजीशन जाएगा, सो दैट इसका सेंटर ऑफ मास सेम रहे। तो हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन से ये m2x2 राइट में शिफ्ट हुआ है और ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, तो इसको हम ये लिखेंगे। अब हमारी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा m1x1 इक्वल्स टू m2x2, ये रिलेशन आएगा। और दूसरा मोमेंटम से हम बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो हम बोल सकते हैं m1v1 माइनस m2v2 जो कि राइट डायरेक्शन में है, m1v1 जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है, ये जीरो होगा। एक रिलेशन अपने को ये मिलेगा, दूसरा रिलेशन मिलेगा m1v1 इक्वल्स टू m2v2 मैग्नीट्यूड वाइज, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन मिलेगा। यानी कि इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट होगी और इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, ये दो रिलेशन मिलेंगे। अच्छा बच्चों, तो हम यहां पर एट नेचुरल लेंथ
नेचुरल लेंथ के बाद अगर इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट आता है तो आप ये कंसीडर करें दिस इज नेचुरल लेंथ। इसके बाद हमने इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका, ये नेचुरल लेंथ हो गई और नेचुरल लेंथ से इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो जाता है और ये डिस्प्लेसमेंट x2 हो जाता है। तो अब यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स लगने वाली है, स्प्रिंग फोर्स तो दोनों पर बराबर लगेगी क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन कितना है ये देखें। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, elongation in the spring is x1 plus x2। ये टोटल एक्स एलोंगेशन होगा। स्प्रिंग फोर्स को आप लिख सकते हैं दैट इज k टाइम्स x1 प्लस x2। ओके, अब ये मास क्या है, m2 है और ये मास, सॉरी दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज x2 एंड दिस इज x1, दिस मास इज m1। ओके, तो आप यहां पर अगर फोर्स लिखना चाहते हैं तो हम यहां पर नेट फोर्स इज इन टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन और ये है टुवर्ड्स, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट नेचुरल लेंथ से, ये हमने क्या लिया है, एल लिया हुआ है। ये नेचुरल लेंथ पोजीशन हो गई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये एसएचएम करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचुरल लेंथ पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर दोनों पार्टिकल पर फोर्स जीरो हो। नेचुरल लेंथ के बाद अगर इसमें एलोंगेशन x2 आया है तो इधर एलोंगेशन x1 होगा, तो दोनों का ये डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल इसमें एलोंगेशन होगा x2 प्लस x1। तो स्प्रिंग फोर्स आपकी हो जाएगी k x2 x1 प्लस x2। तो यहां पर अगर हम पार्टिकल 2 के लिए F लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू माइनस k, सॉरी F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m इंटू ए टू, m2 इंटू ए टू, यानी कि ये टोटल फोर्स पार्टिकल पर होगी और ये इसका एक्सेलरेशन होगा। अब F2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी F को क्या लिख सकते हैं, जो F ऑफ द स्प्रिंग होगी, F इज द F ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स टोटल कितनी होगी, यहां पर टोटल फोर्स कितनी लगेगी, F लगेगी, दोनों पर फोर्स इक्वल होगी। फोर्स होगी यहां पर K x1 प्लस x2। ओके, इसको हम ले सकते हैं m इंटू m2 इंटू ए टू। ओके, आपके पास बच्चों ये रिलेशन था m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। तो यहां से हमें क्या चाहिए, यहाँ के x2 के फॉर्म में चाहिए, तो x1 को हम रिप्लेस कर देंगे यहां से m2 x2 ओवर m1, ये हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर आपका आ जाएगा दैट इज x2 m2 x2 ओवर m1 प्लस x2 इक्वल्स टू m2 इंटू ए टू। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन 2 चाहिए तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 के प्रोपोर्शनल हम देखेंगे। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा कि x2 विच इज m2 प्लस m1 ओवर m1 इक्वल्स टू m2 इंटू ए टू। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि m1 प्लस m2 ओवर m1 m2, ये टर्म आ चुका है और यहां पर आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा a2। अब बच्चों यहां पर ये टर्म जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो इसको कई बार हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज k अपॉन म्यू। म्यू को रिड्यूस मास लिखते हैं, म्यू इज नथिंग बट m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ये आ जाता है। ओमेगा आने के बाद अब हम इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा और 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, ओमेगा विल बी रेट के रूट ऑफ के बाई म्यू, और इसको रिड्यूस्ड मास को आप ऐसे लिख सकते हैं के दैट इज m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। 2 पाई बाई ओमेगा 1 बाई ओमेगा हो जाएगा रूट म्यू बाई के। तो यहां पर टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा दैट इज 2 पाई रूट म्यू क्या होगा m1 m2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू के। ये बच्चे दोनों का टाइम पीरियड आएगा।
अगर आप पार्टिकल 1 के लिए भी लिखना चाहें तो पार्टिकल 1 के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि m1a1 equals to spring force which is also equals to kx1 plus x2, और इस रिलेशन से m1x1 m2x2, सो यहां पर आपको x2 की वैल्यू आ जाएगी m1x1 ओवर m2, ये वैल्यू आ जाएगी। आप यहां पर रिप्लेस करेंगे m1 a1, यहां पर आ जाएगा kx1 विच इज m1 प्लस m2 ओवर m2। तो अगेन आपके पास a1 इक्वल्स टू k m1 प्लस m2, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू x1। तो आप देखेंगे x1 के प्रोपोर्शनल a1 आ चुका है, और जो ये कांस्टेंट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। अगेन आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट k बाई म्यू, तो टाइम पीरियड नथिंग बट 2 बाई रूट ऑफ म्यू बाई k, विच इज 2 पाई रूट ऑफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू के। तो यहां पर ये दोनों का टाइम पीरियड आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, हमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड निकालना है। तो बच्चों एम्पलीट्यूड के लिए पहले एक रिलेशन हम बोल सकते हैं m1a1 प्लस इक्वल्स टू m2a2, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट इस, जब दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होंगे तो हमेशा उनका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से रिलेट होगा। तो इनिशियली जो आपकी स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, तो वो आपकी कहां जाएगी, टोटल एलोंगेशन यानी कि हाफ के a1 प्लस a2 स्क्वायर में जाएगी। यानी कि आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा a1 प्लस a2 इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये आ जाएगा। एक रिलेशन ये है आपके पास, एक रिलेशन ये है। तो आप अगर a1 को निकालना चाहेंगे तो a2 को रिप्लेस यहां से कर देंगे, दैट इज m1 a1 ओवर a2 इक्वल्स टू एक्स नॉट। और इस तरीके से आप अगर, सॉरी दिस मस्ट बी m2, तो आप यहां से निकालेंगे दैट इज a1 इंटू m1 प्लस m2 ओवर m2 इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो यहां से आपके पास m1 आ जाएगा दैट इज m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट, और a2 की वैल्यू m1 बाई सिमेट्री आप देख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू एक्स नॉट, ये वैल्यू आपके पास, ये दोनों का एम्पलीट्यूड आएगा। और आप रिलेशन देख सकते हैं m1 इंटू एम a1 विल बी m2 इंटू a2, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ body of mass 2m is connected to another body of mass m as shown in the figure. The mass 2m perform SHM, then find out the maximum amplitude of 2m such that mass m does not lift up the ground. तो बच्चों यहां पर एक 2m मास दिया हुआ है और एक m मास दिया हुआ है। तो यहां पर अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही ब्लॉक SHM एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये तो नीचे जा नहीं सकता। अब इसमें क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम 2m मास का क्या एम्पलीट्यूड हो सच दैट इट डज नॉट लिफ्ट अप, यानी कि ये ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो बच्चों इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको आप देखो। तो पहले तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये 2m मास और ये आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं और ये ब्लॉक m, तो ये आपका मास कितना होगा 2mg, ये वेट होगा, और ऊपर की तरफ हम बोल सकते हैं k x नॉट, ये होगा। इक्विलिब्रियम में हम बोल सकते हैं x नॉट इक्वल्स टू 2mg बाई k, ओके 2mg बाई k, यानी कि यहां पर ये नेचुरल लेंथ मान लेते हैं और ये आपका x नॉट, इसमें कंप्रेशन आ चुका है इनिशियली। x नॉट कंप्रेशन होगा तो अपर साइड में आपकी एक फोर्स होगी के एक्स नॉट और नीचे होगी 2mg, ये बैलेंस होगा और ये पोजीशन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये आपकी नेचुरल लेंथ हो गई
और ये आपकी मीन पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम हो गई। और स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन क्या होगा, एक्स नॉट होगा। अब बच्चों अगर इसको फर्दर और कंप्रेस कर दें तो जितना ही आप कंप्रेस करोगे वो इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो जितना आप इधर ए मूव करोगे उतना ही ये उधर ए मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मास को लिफ्ट नहीं होना है। तो अगर ये मास लिफ्ट होता है, लोअर मास अगर लिफ्ट होता है, तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन अगर के एक्स, और ये लोअर ब्लॉक को हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं लोअर ब्लॉक को अगर ये स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन एक्स है और इसके अंदर मास mg, तो अगर स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों बैलेंस हो गए, यानी कि के एक्स इक्वल्स टू mg, यानी कि स्प्रिंग के अंदर ये एलोंगेशन है, x इज द एलोंगेशन इज mg by k। ओके, x इज elongation इन द स्प्रिंग। ये बच्चों कंप्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में ये फोर्स ऊपर लगेगी, उतनी ही फोर्स ये नीचे लगेगी, तो लिफ्ट नहीं होगा। लिफ्ट होने के लिए क्या चाहिए, स्प्रिंग में अगर एलोंगेशन आ गया, स्प्रिंग के अंदर एक एलोंगेशन है, तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर वाले फोर्स ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि पुलिंग फोर्स होगी, ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी। तो हमें चाहिए स्प्रिंग के अंदर इतना एलोंगेशन mg by k। तो ये एलोंगेशन होने के लिए बच्चों इस ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाना पड़ेगा, ये x डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि इस ब्लॉक को आप ये देखेंगे कि इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से और x नेचुरल लेंथ से और x डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। तो यानी कि ये x डिस्टेंस, और अगर ये ब्लॉक यहां तक पहुंचता है तो इसके अंदर एलोंगेशन कितना आ जाएगा, स्प्रिंग के अंदर x एलोंगेशन आ जाएगा। x एलोंगेशन आ जाएगा तो इस पर नीचे की तरफ पुलिंग फोर्स लगेगी, इस पर ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स लगेगी। और x की वैल्यू क्या है बच्चों, mg by k। तो यानी कि इसको मीन पोजीशन से कितना मूव करना पड़ेगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x नॉट प्लस x, और x नॉट की वैल्यू 2mg by k आपको दी हुई है, और x की वैल्यू mg by k। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विच शुड बी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा 3mg by k। ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। अगर इससे ज्यादा आप एम्पलीट्यूड करेंगे तो इसका एलोंगेशन इससे और फर्दर हो जाएगा, और फर्दर हो जाएगा तो ये फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी और ये मास ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इससे इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, a मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 3mg by k। उस कंडीशन तक ये पुलिंग फोर्स mg के इक्वल या mg से ज्यादा नहीं होगी, तो ये मास ऊपर लिफ्ट नहीं होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास m is rest on another block of same mass as shown in the figure. Lower block is attached to the spring that determine the maximum amplitude of motion. Both blocks will remain in contact. यानी कि आपको इस सिस्टम का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है सो दैट दे बोथ रिमेन इन कॉन्टैक्ट। तो बच्चों यहां पर दे आर प्लेस्ड, यानी कि ये ब्लॉक इसके ऊपर जस्ट प्लेस किया गया है। तो बच्चों ये तब तक कॉन्टैक्ट में रहेंगे तब तक ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना रह जाए। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, यानी कि नीचे वाले ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आप देखेंगे, अगर ये g हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसका एक्सेलरेशन g हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन भी g है, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, और ये स्प्रिंग से अटैच है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू SHM, या कि स्प्रिंग से जो SHM कर रहे हैं, अगर वो एक्सेलरेशन g के इक्वल हो गया
तो उनका नॉर्मल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू जी। और बच्चों एक्सेलरेशन एसएचएम के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इंटू जी। तो आपका एम्पलीट्यूड मस्ट बी लेस देन जी बाई ओमेगा स्क्वायर। और इस केस में ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के अपॉन टोटल मास यानी कि 2, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा लेस देन जी अपॉन के बाई 2m, यानी कि एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड मस्ट बी लेस देन 2mg बाई के। एक तरीका तो बच्चों इस क्वेश्चन को निकालने का ये हो गया। दूसरा एक तरीका हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक पर mg फोर्स लगेगी। ओके, ये ब्लॉक पर mg फोर्स लगेगी, इस ब्लॉक पर भी mg फोर्स लग रही है। तो अगर इनका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये एक दूसरे से डिटैच नहीं होंगे। तो डिटैच कब होंगे, जब ये नीचे आ रहे होंगे। तो अगर नीचे का एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो गया तो ये डिटैच हो जाएंगे। तो नीचे का एक्सेलरेशन g से ज्यादा कब होगा, जब इसके ऊपर mg प्लस कुछ फोर्स आ जाएगी। तो इस पर नेट फोर्स mg से ज्यादा कब होगी, जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगी। अगर ये नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड पहुंच गई तो इस पर एक पुलिंग फोर्स होगी नीचे की तरफ, और इस ब्लॉक पर जो फोर्स होगा वो के एक्स प्लस एम जी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखो तो नेचुरल लेंथ पर ब्लॉक है, और ये नेचुरल लेंथ पर देखो आप, इस पर भी एम जी फोर्स होगी और इस पर भी एम जी फोर्स होगी। तो अगर ये नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड अगर चला गया, अगर ये बियॉन्ड चला गया, तो यहां पर आप देखोगे बियॉन्ड नेचुरल लेंथ से ऊपर, तो ये हो जाएगी एम जी प्लस के एक्स, और इसका एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन जी, जी से ज्यादा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसा हो कि ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचे। तो नेचुरल लेंथ पर हम निकाल सकते हैं कि नेचुरल लेंथ पर पहुंचने के लिए मीन पोजीशन कौन सी है, मीन पोजीशन। तो उसके लिए मीन पोजीशन निकालनी पड़ेगी। मीन पोजीशन पे हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू 2mg, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू के एक्स नॉट, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम पर होंगे तो उसमें एक कंप्रेशन होगा, और ये डाउनवर्ड फोर्स 2mg होगी, अपवर्ड फोर्स कुछ के एक्स नॉट होगी। तो मीन पोजीशन आपके पास एक्स नॉट यानी कि 2mg बाई के आ जाएगी। तो ये मीन पोजीशन है, यानी कि यहां पर ये मीन पोजीशन है। तो इसका एम्पलीट्यूड इतना हो कि ये नेचुरल लेंथ पर पहुंच जाए, यानी कि इसके बराबर इसका अगर एम्पलीट्यूड हुआ तो ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा। और इसके बियॉन्ड अगर गया, इससे अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, तो देन दे बोथ बोथ मास विल डिटैच। तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है करना है, सच दैट दिस स्प्रिंग रीचेस टू नेचुरल लेंथ, इट्स नेचुरल लेंथ। तो ये आंसर आ जाएगा आपका अगेन 2mg बाई